हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूजर हिंदी में। दोस्तों सबका स्वागत है। भारतीय संविधान में लोग आज बात कर रहे हैं 34 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोप निषिद्ध में लिखा है सूत्र सत्यमेव जयते या देवनागरी लिपि से में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नोट: भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राज्य की अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रण होती है। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर, सफ़ेद बीच और गहरा हरा रंग नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता से प्रस्तुत किया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विधि निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 प्रथम आ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है और संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी के में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम की राष्ट्र गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह यसयानी से गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नोट: भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह समानता सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यू सेफेरा गार्डन है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्टिस है। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा ट्राइगल्स लेनॉन्स है। राष्ट्रीय फल आम मैनीगेफ्रा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइक्स
पैंथेलिसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एल्फियस इंडिका को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। संसद की वित्तीय समितियाँ। पहला, प्रावकलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। नोट, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में की समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समाप्ति की अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो वह फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यदि समिति सरकारी खर्च में ऐसे कमी लाए जाए कि संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार लिए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन में समझ रखती है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोक सेवा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों को संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष को मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मासानी विरोधी दल के नेता बने तो इन्हें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को 6 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। दूसरा, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना है। तीसरा, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। चौथा, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के कारण किसी प्रमाण की खोज सकती है। नोट, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिसमें जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। सरकारी उपक्रमों की समिति। कृष्ण मेनन समिति को संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों के नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं। पहला, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए जाए। चौथा, कुछ अन्य मुख्य समितियाँ।
कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है और इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संबंधी समितियाँ, इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 36 पंचायती राज। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। रिपन को भारतीय में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायती राज को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता तो इसकी अवधि उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 डा, यदि किसी पंचायत का समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि में कराया जाता है, किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची है तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243(4) के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार एवं हेतु गठित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, PVK राय समिति 1985, LM सिंधवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1979 और 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ऋण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। नोट: वर्ष 1986 में गठित LM सिंधवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर तथा अन्य किसी सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। पहला, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत की समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। दूसरा, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। चौथा, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नोट: 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कार्य करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 से ता से या छा तक
एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 34वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं में कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। नगर पालिका के प्रकार।